फरवरी 2022 में रशिया ने जो है यूक्रेन को इन्वेड किया। उसके बाद जो है यूएस, यूरोप में जितने भी यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज हैं उन सब ने मिला करके, और जितने भी इनके एसोसिएट कंट्रीज हैं उन सब ने वर्ल्ड ओवर मिल करके रशियन इकोनॉमी के ऊपर, रशिया के ऊपर जो है मल्टीपल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। उसको कर्व करने के लिए उसके ऊपर मल्टीपल एम्बार्गोज लगा दिए, बैन्स लगा दिए। इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारे के सारे एम्बार्गोज एंड इकोनॉमिक बैन्स का, सैंक्शंस का रशियन इकोनॉमी के ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ, क्या रियल में उसके उसकी जो इकोनॉमी है वो हर्ट हुई क्या इन सेक्शन से, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हुआ क्या था कि 6 महीने पहले यानी कि फरवरी 2022 में जब क्रेमलिन ने ये डिसीजन लिया, रशिया ने ये डिसीजन लिया कि वो अपने ट्रूप्स भेजेगा यूक्रेन में, उसको इन्वेड करेगा, उसके बाद इसकी इकोनॉमी को जो है मल्टीपल सैंक्शन से इम्पैक्ट होना पड़ा। अब देखिए 6 महीने गुजर चुके हैं तब से अब तक ड्रामेटिकली जो रशिया का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के साथ और यूएस के साथ। अब देखिए ये 3 दशक गुजर चुके हैं, 3 डिकेट से गुजर चुके हैं आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, जब यूएसएसआर टूटा था। उसके बाद रशिया की इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा, जो ग्लोबलाइज कैपिटलिज्म है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। अब देखिए इवन दो जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं मॉस्को के, रशिया के विद वेस्टर्न कंट्रीज, वो काफ़ी टेंस्ड ही रहे हैं इवन आफ्टर द ब्रेक ऑफ यूएसएसआर। लेकिन जो इकोनॉमिक टाइज हैं रशिया के विद दी वेस्टर्न कंट्रीज, विद दी यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स और जो अदर उनके जो अलाइज कंट्रीज हैं उनके साथ इकोनॉमिक टाइज रशिया के जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रहे हैं। अब देखिए एक मिडिल क्लास रशियन भी जो है इजीली एक फ्लाइट पकड़ करके यूरोप जा सकता है, वहाँ से कुछ भी अपनी मनपसंद का कंज्यूमर गुड्स, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो जीन्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो आराम से जो है परचेज करके वो वापस आ सकता है। अब देखिए फाइनेंशियल ऑपरेशन भी इजीली रशिया जो है करता था। जो अगर आपको पैसा भेजना है या पैसा रिसीव करना है किसी भी दूसरी कंट्रीज के साथ, वो काफ़ी आसान था। लेकिन एम्बार्गोज लगने के बाद, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने के बाद अब ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, पिक्चर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। देखिए क्या क्या सैंक्शंस लगाए गए हैं, मोटा मोटी ये समझते हैं। सबसे पहले तो जो नियरली रशिया के जो फाइनेंशियल रिजर्व हैं, आधे 50% ऑफ द रशियन फाइनेंशियल रिजर्व, वो उन सबको फ्रीज कर लिया गया, जो कि बाहर दूसरी कंट्रीज में उसके रिजर्व रखे हुए, तो उन सबको फ्रीज कर लिया है इन कंट्रीज ने, स्पेशली यूरोपियन एंड अमेरिका ने। और इसके बाद जो कंट्री का जो लार्जेस्ट जो बैंक है, जो बड़े बड़े बैंक है रशिया के, जैसे उनको स्विफ्ट के पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। अब ये स्विफ्ट जो है बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर आपको बाहर से इंटरनेशनल कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, पैसा रिसीव करना है, पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है, तो वो स्विफ्ट के माध्यम से ही होता है। उसको जो है, जो स्पेशली जो ऑयल और गैस में डील करने वाले जो बैंक थे उनके ऊपर बैन लगा दिया, उनको स्विफ्ट से बाहर कर दिया। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सैंक्शन था। इसके बाद जो रशियन शिप्स हैं, रशियन जो प्लेन्स हैं, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया। वो बाहर किसी दूसरी कंट्री के पोर्ट को यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर अपना शिप नहीं ले जा सकते, या फिर किसी दूसरी कंट्री का एयर स्पेस भी वो यूज़ नहीं कर सकते। किसी और एयरपोर्ट पे, किसी और कंट्री के एयरपोर्ट पे वो अपने प्लेन को लैंड नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही बड़ा एक सैंक्शन है, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है किसी भी कंट्री के लिए, कि वहाँ के लोग जो है ट्रैवल नहीं कर सकते, अपने प्लेन्स को वहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो यूरोप या रशिया से या उनकी जो अलाइज कंट्रीज़ हैं वहाँ से रशिया को एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। इसके बाद जो रशियन ऑयल एंड कोल है, जो वहाँ की गैसेस हैं, जो कि लगभग वो पूरे यूरोप को उसको चलाता है, रशियन ऑयल, रशियन गैसेस और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जिससे कि वो पूरे यूरोप को चलाता है, वो उन सब के ऊपर भी एम्बार्गो लगा दिए गए, उन सब के ऊपर बैन लगा दिए गए। अब लगभग 1200 फॉरेन कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए रशिया के अंदर से आफ्टर दिस इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाय रशिया। अब देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, जैसे कि एप्पल हो गई, मैकडोनाल्ड हो गई, आइकिया हो गई, वीज़ा या मास्टर कार्ड हो गई, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे, ये सब जो है रशिया छोड़ करके चली गई। इससे भी जो रशियन इकोनॉमी है उसको काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, और एक एस्टिमेट के हिसाब से जो जीडीपी है वो सेकंड क्वार्टर में वो 4% से गिर गया। अब तो ऑल्दो पहले ये डिक्लाइन ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक बड़ा डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अभी रशियन इकोनॉमी ने काफ़ी ज़्यादा जो है रिकवर करा है। इनिशियली कुछ इम्पैक्ट रशिया के ऊपर आया था, लेकिन बाद में रशिया ने जो है उसके काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेटिव्स निकाल लिए। उसने अपनी जो फ्रेंडली कंट्रीज है, इंडिया, चाइना, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गई या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, उनके साथ ट्रेड को बढ़ाया और अपने रिकॉर्ड जो है करंट अकाउंट सरप्लस में जो है रिकॉर्ड $167 बिलियन का उसने जो है मुनाफा कमाया सिर्फ 6-7 महीने में स्टार्टिंग के। इसके बाद जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जो कि एक एस्टिमेट लगा के बैठा था, एक प्रोजेक्शन लगा के बैठा था कि रशियन इकोनॉमी को जो है ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, उसने भी इसको जो है अपवर्ड रिवाइज कर दिया और उसको जो है उसने एस्टिमेट करा है कि वो कम इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा।
और रशिया ने जो है एक्सपेक्टेड $337 बिलियन बम्पर कमाई करी है अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बेच करके। रशियन करेंसी के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट आया था, लेकिन बाद में अभी रशिया की जो रूबल जो करेंसी है उसने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है और इस साल की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन करके वो उभरा है। मैं आपको ये बता दूं कि किन किन कंट्रीज ने जो है सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, जिसमें यूरोपियन यूनियन के सारे 27 देश आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स आता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, आइसलैंड, जापान, लाइechtenstein, मोनाको, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, ताइवान, इस तरह की, और यूक्रेन तो है ही, इस तरह की सभी कंट्रीज जो हैं और भी हैं, ये मोटी कंट्रीज हैं जो इन्होंने लगभग 9,000 से ज़्यादा सैंक्शन जो है रशिया के ऊपर लगाए हैं। आप देखिए रशियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बहुत सारे सैंक्शन जो हैं ये अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज बन करके आए हैं, बेनिफिट इन डिस्गाइज बन करके आए हैं, यानी कि इसका बहुत बड़ा फायदा भी इनको मिला है। इससे हुआ ये कि मास एक्सोडस हुआ, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है मल्टीनेशनल जाइंट्स थी वो रशिया से बाहर चली गई और जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और सारा मार्केट उन्होंने जो है कैप्चर कर लिया, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, क्लोथिंग हो, टूरिज्म हो, कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, सारा का सारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को मिल गया, उसका उन्होंने बम्पर जो है बेनिफिट लिया है। अब देखिए बाकी की जो डिमांड है वो ऑल्दो कुछ शिफ्ट हुई है, लेकिन फिर भी जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको कहीं ना कहीं डेफिनेटली बेनिफिट मिला है, एक एज मिला है मार्केट शेयर को ग्रैब करने में। ने जो है कई ऑल्टरनेटिव भी निकाली है इंपोर्ट करने के, वो थर्ड पार्टी के थ्रू जो है इंपोर्ट करता है। पैरेलल इंपोर्ट स्कीम उसने निकाली है, वो क्या करता है थर्ड पार्टी के थ्रू जो है इंपोर्ट कर लेता है और उस कंट्री से फिर अपने पास रशिया में इंपोर्ट कर लेता है और वहाँ से जो है बिना ट्रेडमार्क ओनर को उसका कोई क्रेडिट दिए, उससे कोई परमिशन दिए जो है तो रशियन मार्केट में उसको वो बेचता है करके। लॉन्ग टर्म में रशियन इकोनॉमी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इम्पैक्ट आने वाला है, बड़ा कोई इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि रशिया जो है नेचुरल रिसोर्सेज का राजा है। उसके पास सभी तरह के जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी सोचिए, कोई भी नेचुरल रिजर्व आप सोचिए, ऑयल एंड गैस से लेकर के कोई भी जो रेयर मिनरल अर्थ की जो मिनरल्स हैं वो उसमें या तो रशिया फर्स्ट नंबर पे होगा या सेकंड पे होगा या ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड नंबर पे होगा। तो इतने बड़े रिसोर्सेज हैं, इतनी बड़ी रिच एक्सट्रीमली रिच कंट्री है इन सभी रिसोर्सेज में, तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है इसके बगैर ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है। और देखिए रशिया के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फ्रेंड्स हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है, ईरान है, इस तरह की जो सऊदी अरेबिया है, टर्की है, ब्राज़ील है और लगभग बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीका की, ये सभी जो है रशिया के साथ खड़ी हैं और उसको ट्रेड में हेल्प कर रही हैं, तो उसकी इकोनॉमी को दोबारा से रिकवर करने में हेल्प ही करेगी।